नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्लास 7th की एनसीईआरटी चल रही थी, क्लास 6 की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। ठीक, GSMIQs विद आदर्श में आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की, जो कि चल भी रही थी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। उसमें 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जल। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? जल। इसके बारे में अच्छे से हम लोग इसको डिकोड करके पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखना, एनसीईआरटी एक समरी है जिसको डिकोड करके पढ़ना जरूरी है। जब डिकोड करके पढ़ोगे तभी आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा। कहाँ तक? क्लास 12 तक। अच्छा, क्लास 12 जब इंटर तक आप लोग चलेंगे दोस्तों, तो उसमें दोस्तों और भी ये जो है वर्ड जो है वो जटिल होते जाएंगे, जिसको डिकोड करके पढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो चैप्टर का नाम है जल। तो देखिए क्या कह रहा है। जल के बारे में सोचने पर, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, ठीक, नदी में जल होता है, ठीक, जलप्रपात, झरना, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या बता रहा है, ठीक, समझना। एनसीईआरटी की एक खासियत है, ये आपको बेस जो है, आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करता है ना कहीं। हर एक चीज़ का क्यों कैसे का भी जो जवाब है, ये किस में मिलेगा? आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है। बच्चे वर्षों से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? अब देख रहा एक मतलब कि आप लोग देख रहे हैं कि एक देखिए क्यूरियोसिटी यहाँ पर जो है वो एनसीईआरटी ने बना दी है ना। अब जो है इसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा। इसलिए दोस्तों जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हर किसी के लिए, जो भी जीरो से भी पढ़ा हो, यहाँ तक कि अगर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, उसे कुछ भी नहीं पता हो, तो वो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकता है। एनसीईआरटी उसका बेस को स्ट्रांग कर देगी, उसकी समझ विकसित करेगी। सब कुछ जो है दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने से आप, हम तो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी कुछ पढ़ने की आपको नीड ही नहीं है। ठीक, वह जल कहाँ चला जाता है? तो देखिए आगे क्या बता रहा है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। तो दोस्तों ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं कि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, तापमान घटता है। नीचे क्या होता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ पर जल जो है वो वाष्पित होता है, ठीक, और वायु के माध्यम से वो ऊपर चला जाता है। क्योंकि वायु भी दोस्तों देखिए, जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर वायु जो है, वायु के कण जो है वो फैलेंगे, ठीक, वायु जो है फैलेगी तो हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी दोस्तों, तो ये अपने साथ जल को भी वाष्पित करके ले जाएगी बादल में, ठीक, ऊपर मतलब कि आसमान में। और आप सभी को पता है, अभी सिर्फ क्षोभ मंडल की बात कर हो रही है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, और जैसे ही ऊपर दोस्तों जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो बूंदे हैं, मतलब कि ये जो वाष्पीकृत होता है जल, ये फिर से ठंडा होने लगता है। ठीक, एक तो जम जाता है, बादल का रूप ले लेता है, फिर ठंड होने के कारण वहाँ का जो ऊपर का तापमान जो है, टेम्परेचर है, कम होने के कारण ये सब बूंदें आपस में फिर से कनेक्ट होने लगती हैं। ठीक, मतलब कि जो वास्तविक रहता है फिर भारी हो जाती हैं। जब ज़्यादा भारी होने लगती हैं, ऊपर तैर नहीं पाती हैं आसमान में, तो ये ज़मीन में आ जाती हैं। ठीक, वर्षण के रूप में पृथ्वी पर बारिश के रूप में या वर्षण के रूप में गिर जाती हैं। अच्छा देखिए वर्षण, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना हर एक वर्ल्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक, यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। देखिए वर्षण से मतलब क्या है, वर्षण में 3 चीजें आ जाती है। एक तो हिम वर्षा, ठीक, देखिए बारिश अलग है और वर्षण अलग है। आप लोग याद रखना, वर्षा अलग है और वर्षण अलग है। वर्षण का एक रूप है क्या? बारिश। ठीक, अब बारिश जो वर्षण है दोस्तों, ये 2 से 3 रूपों में हो सकती है। एक तो बर्फबारी के रूप में हो सकती है, जिसे हम लोग हिम वर्षा करते हैं। पानी के रूप में भी हो सकती है, जिसे हम लोग बारिश कहते हैं या वर्षा कहते हैं। और दोस्तों ये जो है सामान्य वर्षा के रूप में भी हो सकती है। अब आगे बता रहा है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब जल वाष्पीकृत होता है तो सिंपल सी बात है, वायु की हम लोगों ने पढ़ा है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग क्या कहते हैं? पवन। तो सिंपल सी बात है, वो जो वायु है सीधा ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं, वो तो गति भी करती जाती है ना। तो जो जल भी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। यहाँ तक कि एक महाद्वीप से हो सकता है कि दूसरे महाद्वीप में चला जाए। हो सकता है कि दोस्तों जो इजराइल के पास जो सागर है उसका जल अभी जो है अपने इंडिया में बारिश के रूप में बरस रहा हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यही बता रहा है, जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी थलथाला के समान है, हमारी पृथ्वी थलथाला के समान है।
जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए करते हैं, हरियाणा में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता है। अच्छा, अमेजन नदी आपको पता है किस कॉन्टिनेंट में बहती है? ये बहती है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ठीक। अच्छा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अमेजन नदी है दोस्तों, इसका जो अपवाह प्रतिरूप है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। और ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। देखिए, अगर बड़ी की बात आ जाए तो ये है अमेजन नदी, लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो दोस्तों वो है नील नदी। और नील नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती है दोस्तों? वो बहती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में। और नील नदी को ही दोस्तों मिस्र देश का वरदान भी कहा जाता है। ठीक, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और अगर पूछ दे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो नील नदी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो साइड में बॉक्स बने रहते हैं दोस्तों, इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ये जो बॉक्स बने रहते हैं ना, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट उठा ली जाती है ना, तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब कह रहा है आगे, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब दोस्तों इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। NaCl आप लोगों ने देखा होगा, समुद्र के किनारे काफ़ी ज़्यादा नमक बनाया जाता है। जैसे अपने भारत में गुजरात के पास काफ़ी ज़्यादा नमक जो है वो दोस्तों बनाया जाता है, नमक का उत्पाद होता है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी जो दांडी मार्च किया था दोस्तों नमक बनाने के लिए, वो भी गुजरात के पास ही किया था। ठीक। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ठीक। बस एनसीईआरटी को आपको इंटर तक अच्छे से पढ़ना है। इसमें अधिकांश नमक, देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे, नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। मतलब NaCl दोस्तों सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है। ठीक, नमक। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, यहाँ से दोस्तों क्या होता है, जल जो है वाष्पीकृत होता है। ठीक, वाष्पीकृत होकर दोस्तों ऊपर जाता है। ऊपर फिर ठंड, आप सभी को पता है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, और ऊंचाई बढ़ने पर ही दोस्तों वायुदाब भी घटता है। इसीलिए हम पहले भी कवर किए हुए हैं कि जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा भी ऊपर कम होगी, ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तभी दोस्तों पर्वतारोहियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए वो अपने साथ दोस्तों ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, संघनन है ना, संघनन होगा जल का। फिर दोस्तों भारी हो जाएंगी जो बूंदे हैं आपस में मतलब कि पास में आके, आप सभी को पता है कि जो मतलब कि ऊपर जो है ठंड जो बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी तो जो वायु है वो आपस में, मतलब जो वायु दाब है, मतलब कि जो वायु का कण है वो आपस में ज़्यादा पास आएंगे। ठीक। तो जिससे जो जल की बूंदें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएंगी पास में आके, और भारी हो जाएंगे तो सिंपल बात है ऊपर तैर ही नहीं पाएंगे और नीचे वर्षण के रूप में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये वर्षण के रूप में आती हैं। ठीक, ऐसे वर्षण के रूप में आती हैं और फिर से दोस्तों देखिए जल में आ जाती है। मतलब जल से ऊपर जाएंगी, थल में तैरेंगी, बादल बनेंगी, पर्वत में वर्षा करेंगी, है ना, पर्वत में बारिश करेंगी, फिर कहीं मान लीजिए कि ज़मीन में करेंगे। और फिर दोस्तों जैसे मान लीजिए नदियों में क्या होता है दोस्तों, नदियों में भी तो बारिश होती है, और फिर नदी से दोस्तों फिर से कहो समुद्र तक ये जल चला जाए। तो यही दोस्तों जल चक्र होता है, जो कि आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाएंगे जिसको हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ झीलों के बारे में बताया गया है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। उत्तर अमेरिका जो ये वाली झीलें हैं, उत्तर अमेरिका नॉर्थ कॉन्टिनेंट वाली जितने भी झीलें हैं, इसको तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ लोगे। देखिए यहाँ पर बात की गई है ग्रेट बियर झील और स्लेव झील। देखिए बियर आपको पता है, बियर एक एल्कोहल कंज्यूम करने वाला, मतलब कि जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बियर को पीते हैं। अच्छा, बियर पियोगे तो दोस्तों सिंपल बात है आपका माइंड गड़बड़ाएगा, माइंड गड़बड़ाएगा तो कोई भी आपको अपना गुलाम बना सकता है। तो स्लेव माने होता है गुलाम। तो याद रखना, बियर झील और स्लेव झील ये कहाँ है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अच्छा, सिंपल सी बात है, बियर जो पीते हैं दोस्तों पेग भी तो लगाते हैं। देखिए ये सिर्फ यहाँ पर हमारा मकसद है आपको याद कराना, बाकी इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग सिर्फ एक स्टूडेंट के भाव से, पढ़ने के भाव से ही इस वीडियो को देखना है, ना कि इधर उधर अपना दिमाग लगाना है आपको। ठीक। अच्छा, ये देखिए ग्रेट स्लेव। अब बियर पियेंगे तो बियर में दोस्तों क्या करता है, इन लोग पेग लगाते हैं। पेग नहीं बनाते, कहते हैं कि पेग आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, पेग लगाएंगे। तो ये भी समझ लीजिए कि जहाँ बियर होगी वहाँ पर पेग होगा। तो विनिपेग झील भी कहाँ पर है, यहीं पर है। अच्छा, जब पेग ये लोग बियर पीते हैं या कोई भी वाइन कंज्यूम करता है तो दोस्तों ये लोग खुद को सुपर समझने लगते हैं, सुपरगियर समझने लगते हैं, लगता है कि हमारे अंदर सुपर पावर आ गई है ना। और जिसके पास सुपर पावर आएगी दोस्तों वो दौड़ेगा बहुत अच्छे से, है ना। तो दोस्तों लेकिन हकीकत में क्या होता है दोस्तों, उनकी जो है
दोस्तों होता क्या है दोस्तों, वो उनके अंदर कुछ नहीं होता, वो कुछ समय का उनका अग्रेशन जो है वो होता है ना, मतलब कि जो उनका माइंड है दोस्तों, वो बियर जो है दोस्तों क्या करता है, उनके माइंड को सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो कम कर देती है ना, ये जो जितने भी अल्कोहल होते हैं है ना, तो बस कुल मिला के इतना ही होता है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ चुके हैं, ठीक। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, अब आप लोग भूलोगे नहीं ना कुल मिला के। पहला तो है दोस्तों बियर झील, दूसरा हो गया स्लेव झील, तीसरा है विनिपेग झील, चौथा सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिसिसिपी नदी। ये सब दोस्तों जितने भी हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा हैं। और एक और याद रखना, साल्ट लेक सिटी, ठीक। बाकी दोस्तों इसका रिवीजन भी करेंगे अच्छे से, और जो क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर मतलब कि एमसीक्यूज जो हैं वो भी इनके पढ़े हुए हैं, कहाँ पर, हमारे चैनल ही में पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो एमसीक्यूज जरूर हल कर लेना। उससे होगा क्या दोस्तों, कुछ चीज़ें मान लीजिए आपके माइंड से निकल गई हों, या आप ध्यान ना दे पाए हों इस वीडियो के माध्यम से, या मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन लेवल जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा हट गया हो, तो वहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अमेजान नदी, ये अभी हमने बात कर ली, ये देखिए सबसे बड़ा अपवाह जो प्रतिरूप है। अच्छा, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक, एक ये मुख्य नदी है, एक नदी इधर से मिली, एक इधर से मिली, एक इधर से मिली, तो ये तो इसकी सहायक नदी होगी, ठीक, ऐसे मिली, ठीक। फिर मान लीजिए कुछ नदी जो है सहायक नदी में भी आके मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, या अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, या उस नदी का तंत्र कहते हैं पूरा का पूरा। तो दोस्तों ये देखिए यहीं पर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये देखिए कितना बड़ा है ना, लगभग आधे महाद्वीप में पूरा का पूरा फैला है क्या, अमेजन नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि अफ्रीकन महाद्वीप में कौन कौन सी नदी है। तो देखिए नाइजर, एक नाइजीरिया कंट्री आपको सभी को पता होगा अफ्रीका में, तो वहाँ नाइजर नदी बहती है। कांगो नदी, दोस्तों कांगो नदी ऐसी नदी है जो ये नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको, मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको देखिए यहाँ पर दिख भी रहा होगा, 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए ये लाइन जा रही है, ठीक, ये देखिए ये लाइन जा रही है ना, ये दोस्तों है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक, दक्षिणी, या हम लोग कह देते हैं सदर्न लैटिट्यूड है। यहाँ पर देखिए ये एक नदी निकल रही है दोस्तों, कांगो नदी, ये इसको ऐसे काट रही है ना, 2 बार काट रही है, पहले ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। तो दोस्तों ये इस नदी को 2 बार काट रही है। तो आप लोग अब अच्छे से समझ सकते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कांगो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, विक्टोरिया झील। दोस्तों देखिए हमने एक चीज़ और भी पढ़ा था, जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, हम लोग क्लास 6 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, ठीक। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वो हमने पढ़ा था दोस्तों एंजल जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक। और भी एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, तो वो है दोस्तों अमेरिका तथा कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें क्या पता करना है, जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पर है। तो सिंपल सी बात है, जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना, विक्टोरिया जो जलप्रपात है इसी नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ हो जाएगी, ये अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी, ठीक। फिर दोस्तों आगे हम लोग समझ लेते हैं, ये देखिए यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर दनुबी नदी है ना। बाकी काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब दोस्तों जब हम अलग से आकर बोर्ड पर आपको सामने से बाकायदा मानचित्र वाला सेशन करेंगे, मानचित्र अच्छे से समझाएंगे, हर एक महाद्वीप को अच्छे से कवर करेंगे, तो उसमें समझ लेंगे, है ना। इसमें बस आपको ओरली मोटा मोटा अच्छे से देख लेना है ना, जो कि एनसीईआरटी समझा रही है। बाकी ये सब चीज़ें इंटर में है ना काफ़ी अच्छे से, 9th में काफ़ी अच्छे से और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो उसमें हम लोग एटलस के माध्यम से भी पढ़ेंगे। यहाँ दोस्तों लाल सागर हो गया, यहाँ पर नील नदी, जो कि हमने कहा था विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। आप लोग देख भी सकते हैं जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। ये देखिए ऐसे जा रही है, ये यहाँ तक जो है ऐसे जा रही है, ठीक। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक, नील नदी। फिर दोस्तों यहाँ पर एक लाल सागर है, ठीक, लाल सागर, ये सब इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी अच्छे से जो है वो डिफाइन नहीं किया गया, ठीक। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी किसमें है, अपने देश में। यहाँ पर चाइना में दोस्तों होंगी नदी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। ये सब दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने हमारा देश भारत वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, एक यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर एक डार्लिंग नदी है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था दोस्तों, एक दोस्तों ग्रेट बैरियर जो रीफ है ना, एक जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये भी यहाँ पर कहीं पर है, ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। जल का वितरण हम लोग समझते हैं। देखिए लवणता किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। लवणता का मतलब है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को हम लोग लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। और लगे हाथ हमको एक चीज़ और देखना है, देखिए लवणता क्या है, 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ठीक, लवणता। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, मतलब कि प्रति 1000 ग्राम में जो 35 ग्राम भाग है ना, 35 ग्राम भाग है, वो किसका होगा दोस्तों? वो होगा लवणता का, ठीक। लेकिन अब इजराइल के मृत सागर में देखिए कितनी ज़्यादा लवणता है। यहाँ पर दोस्तों इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव सकते हैं, मतलब कि तैर सकते हैं। यही रीजन है दोस्तों, यहाँ पर जो तैराक हैं वो डूबते नहीं है, इसमें आराम से अगर कुछ भी ना करे तब भी ऊपर तैरते रहेंगे, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। मतलब कि जो यहाँ के पानी की डेंसिटी है इस सागर की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। अब जब डेंसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, उसमें चीज़ें जो हैं, भारी चीज़ें भी अच्छे से तैरेंगी, ठीक, फ्लो करेंगी। अच्छा, अब हम लोग जल का वितरण के बारे में समझते हैं। आप देखिए इसमें आपको काफ़ी कुछ अच्छा रोचक चीज़ें पता चलेंगी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तभी अपने पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ पर जीवन है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? तो दोस्तों उसका रीजन एक यही है, हम सभी को पता है कि जो महासागरों का जल होता है उसमें लवणता काफ़ी पाई जाती है। अब लवणता वाला जल पीने के लिए तो हम लोग उपयोग कर नहीं सकते, ना ही खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, 3/4 भाग जल में भी, और आप सभी को पता है महासागर, इसमें देखिए बताया गया महासागर के जल में क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। और जो ज़्यादातर जल का भाग है वो किस रूप में है? महासागर के रूप में। कितना है? लगभग 97.3%, ठीक। 97.3%, 97.3% भाग जो है जल का वो किस रूप में है? महासागर के रूप में है। अच्छा, उसमें भी देखिए ये तो हो गया 97.3% महासागर के रूप में। अब कितना बचा दोस्तों? 2.7% जल बचा, ठीक। अच्छा, 2.7% भी अगर हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाए तब भी काफ़ी जल है। लेकिन इसमें भी देखिए 2.7 में दोस्तों 2% जो जल है वो किस रूप में है? बर्फ छत्र के रूप में, या हम लोग कह सकते हैं जमा हुआ है ग्लेशियर के रूप में, ठीक, बर्फ छत्र के रूप में। अच्छा, अब देखिए अब इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ना। अब देखिए जो भूमिगत जल है दोस्तों वो है 0.68%। 0.68% किसका जल है? भूमिगत जल। झीलों का अलवर जल, झीलों का अलवर जल कितना है? 0.09%। जो नमकीन स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, भैया अंदर भी तो पाया जाता है ना समुद्र का पानी कुछ, तो दोस्तों वो कितना है? वो है 0.009%। और जो वायुमंडल है दोस्तों इसमें है 0.0019%, ठीक, 119%। और जो नदियों का जल है वो है दोस्तों 0.0001%। अब समझ लीजिए कि नदियाँ जिस जो तबाही ला सकती हैं सिर्फ इतने जल से, कितने? 0.001% जल है। कितना है? 0.001% जल है नदियों का। फिर भी कहीं बाढ़ ला सकती हैं। आप लोग देखिए गंगा नदी के पास जाइए, कितना ज़्यादा जल लगता है आप लोगों को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि समुद्र में कितना खतरनाक जल होगा, कितना ज़्यादा जल की मात्रा होगी और कितना भयावह मंजर होता होगा। जो जाते होंगे देखते होंगे कि मतलब देखिए कुछ लोगों को होता है, एक फोबिया टाइप का होता है जल से ना। आप लोग उस चीज़ के आसपास रह रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आदत पड़ जाती है। लेकिन मान लीजिए आप पहले आसपास अपने तालाब को देख रहे हैं, फिर नदियों को देखेंगे, आपको लगेगा हाँ इतना ज़्यादा जल है। फिर देखिए जब नदियों का सिर्फ 0.001 जल है, तो आप लोग मान लीजिए महासागर के माध्यम से कहीं जाते हैं या पानी के जहाज़ के माध्यम से कहीं जाते हैं महासागर से होते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब जो है पृथ्वी में सब कुछ क्या है? जल ही जल है। जो थल है वो तो बस नाम मात्र का है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये आप लोग पहले समझ लीजिए। जो अलवर जल का सबसे ज़्यादा भाग है वो किस रूप में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखना दोस्तों, वो बर्फ छत्रक के रूप में। किसके रूप में है? बर्फ छत्रक के रूप में अलवर जल जो है वो ज़्यादातर जो है अलवर जल का भाग किसके रूप में पाया जाता है? बर्फ छत्रक के रूप में। भूमिगत जल 0.68% है, ठीक। ये भी आप लोग याद रखना पॉइंट। नदियाँ जो है सबसे कम किस रूप में पाया जाता है? वो नदियों के रूप में पाया जाता है, जो कि मतलब कि मेन है। अच्छा, आप लोग सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते हैं? बारिश का, ठीक। बारिश का, नदियों के जल का ही तो करते हैं हम लोग सिंचाई के लिए उपयोग।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप समझ लिए कि नदियों में ही सबसे कम जल है, इसीलिए दोस्तों नीले ग्रह में होने के बावजूद भी हम सभी को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अब आगे कह रहा है जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। ठीक बात है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल दोस्तों। अब देखिए जल का कितने मतलब कि देखिए चलिए मान लीजिए कि सिंचाई के लिए जो है हम लोगों ने बोरवेल का लगा लिया, ठीक, नलकूप लगा लिया है ना, अच्छे से सिंचाई के लिए अच्छे से कर दिया, वो ज़रूरी है, चलिए ठीक है मानते हैं ना, और विकास के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो घर पर ये समरसेबिल लगाते हैं, नहाना होता है, मान लीजिए कि एक टब वो बहा देंगे 4 टब पानी, तो दोस्तों ये सब गलत बातें हैं ना। तो समरसेबिल का उपयोग जो है काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। और ये जो समरसेबिल है दोस्तों, एक तो भूमिगत जो जल है उसका काफ़ी अच्छे से दोहन करना है, मतलब जहाँ जहाँ का इंसानों का काम ऐसे चल सकता है बिना जल का अतिरिक्त दोहन किए हुए, दोस्तों वहाँ पर उनको थोड़ा सा कदर करनी चाहिए जल की, है ना, ध्यान देना चाहिए। अब आगे कह रहा है दोस्तों महासागरीय परिसंचरण के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, हम कहते हैं ना यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखना, अगर पूछ दे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, तो याद रखना 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा पूछ दे कि विश्व जो जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पूछ दे तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, बिल्कुल अच्छा लगता है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। इसीलिए लोग दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि आजकल जितनी भी सेलिब्रिटी हैं और काफ़ी जिनको भी मतलब कि घूमने का शौक़ होता है या बीच का या समुद्र तट का मज़ा लेना होता है, तो दोस्तों कहाँ पर जाते हैं, मालदीव जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से लगा हुआ है ना, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है दृश्य देखने को मिलता है ना। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। क्यों गतिमान रहता है इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी गतियाँ हैं जिसके कारण महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों की इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो तरंगे होती हैं, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा धाराएं। ये 3 रीजन है जिससे महासागरीय जो जल है वो गतिमान रहता है हमेशा, ठीक। और जल का गतिमान रहना भी काफ़ी ज़रूरी है जिससे कि वो शुद्ध बना रहे। फिर जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। हालांकि इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि तरंगे जो ये हवा होती हैं जल को गर्म भी कर सकती हैं, ठंडा भी कर सकती हैं। इस वजह से दोस्तों चक्रवात भी आते हैं, सुनामी आती है, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चक्रवात कैसे बनता है ना, भारी चक्रवात कैसे बनेगा जो मतलब काफ़ी खतरनाक चक्रवात होता है, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था उड़ीसा के तट में कितना खतरनाक चक्रवात आया था, उसका क्या रीजन था, ये सब हम लोग क्लास 9 में क्लास 12 में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। अच्छा, उठने और जो गिरने को, आगे आने और पीछे जाने को तो ज्वार भाटा कहते हैं, लेकिन जब उठता है और गिरता है तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, महासागरीय तरंगे कहते हैं। आप लोग देखा होगा ना, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है कभी नीचे, ऐसे आपको दिखता नहीं है जल, मतलब कि इस हिसाब से बहता है जल, जो कि काफ़ी भयावह भी लगता है ना। अब आगे बता रहा है दोस्तों, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उड़ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट समझना जरूरी है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये तो चलिए होती हैं, ठीक, इससे बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती। अब बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही है तो इससे दोस्तों हानि भी हो सकती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है, लेकिन जो मेन विनाश होता है दोस्तों वो होता है ज्वालामुखी इसके द्वारा, भूकंप के द्वारा। जब दोस्तों भूकंप आएगा, सिंपल सी बात है कि जो प्लेटें हैं उनमें हलचल होगी, इससे जो समुद्री जल है
हो सकता है कुछ प्लेटें जो हैं वो नीचे धस गई एकदम से, तो जो समुद्री जल है एकदम से पीछे जाएगा। और फिर दोस्तों मान लीजिए कि वही जो प्लेट है एकदम से फिर से ऊपर हो गई, तो जिस गति से समुद्री जल वापस आता है उसकी गति आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, जो कि इसमें बताया गया, आप लोग समझिए। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा, मतलब ये ऊंचा था, 150 मीटर ऊंचा था, समझ लीजिए 150 मीटर, एक बार सोच के देखिए, 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। कितने किलोमीटर प्रति घंटे? 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। जबकि हम लोगों ने देखा था जो चक्रवात वाला तूफान आया था, जब हवा चली थी तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली थी, फिर भी उसने पेड़ों को उखाड़ दिया था, घरों की छतों को उखाड़ दिया था, है ना। तब देखिए इतना खतरनाक होता। अब इसके बारे में देखिए, एक तो ये पानी, सुनामी किससे आएगी? पानी के साथ, ऊपर से दोस्तों 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से, मतलब जो रास्ते में आएगा कुछ बचना ही नहीं है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, जो कि होना ही होना है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो दोस्तों हम लोग छोटे से पढ़ते हैं कि अपने भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। और वो जो सबसे उत्तर में कौन है? वो है इंदिरा काल। तो जो दोस्तों ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, वो डूब चुका है ना, वो समुद्र में मग्न हो चुका है। किस वजह से? जो ये 2004 की सुनामी आई थी। अच्छा, सुनामी जो है वो दोस्तों जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो दोस्तों बंदरगाह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। अरे बाप रे, देख ली दोस्तों, 9 मापी गई थी, समझ रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ा था, जो गुजरात में एक भूकंप आया था, कितना था दोस्तों? 6.9 तीव्रता का। और हमने ये भी पढ़ा था, अगर 5 के ऊपर जो भूकंप है ना, 5 के ऊपर अगर भूकंप होता है तो काफ़ी विशाल होता जाता है। और जो आप लोग देखिए गुजरात में जो भूकंप आया था 6.9 तीव्रता का, उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। और इसको आप लोग देख लीजिए, जो अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, जो सुमात्रा में भूकंप आया था वो दोस्तों अच्छा, अधिकेंद्र एक वर्ड आया, इसको भी लगे, हाँ समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि ये जैसे कोई एक प्लेट है, ठीक, और प्लेट के नीचे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर जो है ये उसका उद्गम केंद्र, मतलब यहाँ पर जो है हलचल हुई या प्लेटें टकराई या कुछ भी हुआ, यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, है ना, नीचे। और ये पृथ्वी की भूपर्पटी वाली सतह है, ठीक, मान लिया। फिर जो ये सबसे एकदम लंबवत जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपर, इसी को हम लोग दोस्तों अधिकेंद्र कहते हैं या एपी सेंटर कहते हैं, याद रखना है ना, इंग्लिश में पूछ लेता है, एपी सेंटर कहते हैं, ठीक, याद रखना। ये पूरी की पूरी प्लेट है ना, यहाँ पर कहीं दोस्तों भूकंप हुआ है ना यहाँ पर भूकंप का कहीं उद्गार हुआ जिसे हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र, ठीक, यहाँ पर जो भूकंप का उद्गम हुआ है जिसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहाँ पर इसका सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो एकदम इसके लंबवत ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। और जैसे जैसे इसकी धारा बढ़ती, मतलब कि जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, तो जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी जो क्षमता है ये कम शक्तिशाली होती जाती है ना। तो कुल मिला के जितना भी अधिकेंद्र के पास होंगे, जो भी अधिकेंद्र के पास होगी भूमि, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसका दोस्तों? भूकंप का, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होगी। अच्छा, आप लोग ये देख लीजिए कि 9, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा खतरनाक भूकंप हुआ होगा, जो कि 9 मापी गई थी तीव्रता। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया था। महासागरीय, जब हमने बात नहीं की अभी कि जो महासागरीय तल है वो कितना विस्थापित हो जाता है ना, तो एकदम से पानी को पीछे चला जाए, फिर एकदम से इतनी गति से वापस आता है कि अपने साथ सिर्फ और सिर्फ विनाश लेके आता है, तबाही। नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया। देख लीजिए आप लोग, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। ये जो दोस्तों हवाई जहाज उड़ते हैं आसमानों में, है ना, समताप मंडल में, हमने, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और आप लोग समझ लीजिए, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लीजिए कोई नया है तो वो कोई भी पॉइंट उसका छूटे ना।
अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो हवाई जहाज है वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। और उसी दोस्तों परत में वायुमंडल की, अच्छा ये कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। और इसी परत में दोस्तों ओजोन गैस भी पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, वो पृथ्वी पर नहीं आने देती, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है ना, मतलब कि कैंसर का कारण बन सकती हैं, त्वचा संबंधी रोग उससे उत्पन्न हो सकते हैं, इंसान झुलस सकता है ना, सब कुछ हो सकता है उससे। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, यह भी पूरी तरीके से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी, साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। दोस्तों ये सब प्रकृति है, प्रकृति से खिलवाड़ करने का ही आदमी को, इंसानों को ये सब भुगतना पड़ता है परिणाम। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हमने कहा ना, अगर इस हिसाब से अगर आएगा, इस गति से आएगा जल, तो कुछ छोड़ेगा नहीं, विनाश पक्का है, इसमें तय है, कोई दो राय नहीं। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हैं। जो सबसे पास होंगे वही प्रभावित होंगे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2000, अच्छा ये देखिए, ये आपको समझना अच्छे से। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों को सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। देखिए सुनामी आने का ये होता है, देखिए मान लीजिए आप लोग कहीं घूमने गए हो, है ना, समुद्र के आसपास तटीय क्षेत्र में, तो अगर देख लीजिए कि अगर तटीय क्षेत्र में जल एकदमी से कम होने लगे, ठीक, तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। मान लीजिए बहुत तेजी से कम हो रहा है ना, धीरे धीरे, वो तो चलो समुद्र का होता है, आगे जाना पीछे आना, ये तो समुद्र की एक व्यवहारिक जो है एक्टिविटीज है। लेकिन अगर मान लीजिए एकदमी से तटीय क्षेत्र से जल पीछे चला गया, तो आप लोग उसको मनोरम दृश्य मत समझ लेना या देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो जाना, तुरंत वहां से निकलना, क्योंकि वो सुनामी का संकेत है। और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं, तेजी से कमी आती है, और फिर भैया सिंपल सी बात है, पीछे जाएगा, फिर स्पीड देखिए किस हिसाब से आएगा। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। देखिए जो गलती की लोगों ने, इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो आप किसी को भी ये गलती नहीं करना है, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब हम लोग ज्वार भाटा को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते होंगे समुद्री जल जो है वो गिरता और उठता है। जब ये उठता है, देखिए इसमें यहाँ क्या वर्क किया गया है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक, मान लीजिए काफ़ी ऊंचा जल पहुंच गया, ठीक, तब उसे ज्वार कहते हैं। लेकिन जब अपने निम्न तक स्तर तक आ जाता है, मतलब कि तट से पीछे चला जाता है ना, तो उसे भाटा कहते हैं, ठीक, याद रखना। तो ज्वार भाटा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बनते ही हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से अच्छे से समझना है। सूर्य एवं चंद्र के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए ये तीनों एक सीध में होंगे, इतना समझ लीजिए, जब एक सीध में होंगे चाहे कैसे भी हो, है ना, तो दोस्तों क्या आएगा, ज्वार, वो आएगा, उच्च ज्वार आएंगे, ठीक। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो एक फैक्ट यहाँ पर यह भी बनेगा, एक स्टेटमेंट, कि पूर्णिमा और अमावस्या को लघु ज्वार आता है कि दोस्तों उच्च ज्वार। तो आपको याद रखना है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है और इधर पर, ठीक।
अब ये कौन बीच में हो कौन आगे पीछे हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक तीनों एक सीध में है तो उच्च ज्वार आना है, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक। इसमें ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं, ठीक। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। नौ संचालन मतलब उच्च ज्वार की सहायता से ये जल स्तर की तट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं क्योंकि जो मछलियां हैं वो तट तक आ जाती हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर मतलब हम लोग इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि मछलियों के जो है ये गलत होते हैं उच्च ज्वार। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सब तो आपको पता होगा कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है ना। तो ये सब जल की गति का जो है, जैसे बांध है इसमें तो दोस्तों जल को रोक कर जल की गति का उपयोग करके दोस्तों बिजली बनाई जाती है, ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाते हैं बिजली बनाने के लिए। महासागरीय धाराएं, यहाँ एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। यहाँ देखिए पहले महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। देखिए दोस्तों जहाँ पर गर्म हवा चलेगी वहाँ पर गर्म हो जाएंगे, जहाँ ठंडी होगी वहाँ पर ठंड होगी, सिंपल बात है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो जैसा कि अभी हमने बात की, हम सभी को पता है जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य का ताप है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जब सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो सिंपल सी बात है यहाँ का जो महासागरीय जल होगा वो काफ़ी गर्म होगा, तो धाराएं भी गर्मी बहेंगी ना। तो सामान्यता कहा जा रहा है। सामान्यता क्यों कहा जा रहा है ये सब भी हम लोग बाद में समझेंगे जब क्लास 9 तो इंटर को पढ़ेंगे। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। दोस्तों ये सब जो है ये सब समझने वाली बात है। सिर्फ वायु में ही उच्च दाब और निम्न दाब नहीं काम करता है। इस पे भी हम लोग पढ़ेंगे। जो जितनी भी वायुदाब पेटियाँ होती हैं है ना, महासागर की जितनी भी वायुदाब पेटियाँ होती हैं, वायु की जितनी भी होती हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, ये सब हम लोग अच्छे से किसी अलग वीडियो में समझेंगे ना, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम न रह जाए, कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। देखिए जो लिब्राडोर होती हैं वो शीत होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। अच्छा देखिए इनमें कंफ्यूजन जरूर होगा, एक बार आप लोग पढ़ोगे लेकिन होना जरूरी है इसमें। तो आप लोग देखिए एक को याद रखिए, जो गल्फ स्ट्रीम है इसमें देखिए एक वर्ड आया है स्ट्रीम, क्या आया है स्ट्रीम वर्ड आया, ठीक। एक वर्ड क्या आया है इसमें स्ट्रीम। और स्ट्रीम का आपको मतलब पता है, अगर ये नीचे वाली हटा दे, रा वाली मात्रा हटा दे, ड़ी वाली, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों स्टीम। और स्टीम माने क्या होता है भाप। भाप क्या होता है दोस्तों गर्म, ठीक। भाप क्या होती है गर्म होती है, ठीक। तो ऐसा आप लोग याद रखोगे, जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधाराएं होती हैं और जो लिब्राडोर होती है ये ठंडी या शीत जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अच्छा आप लोगों को भी ना ज़्यादा गर्म पानी पसंद होगा ना ज़्यादा ठंडा, जो गुनगुना पानी होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा बहुत गर्मी का मौसम है तो बात अलग है कि आप लोग बर्फ़ डाल के भी नहा लोगे, लेकिन ऐसे हम लोग नॉर्मल अगर मौसम की बात की जाए, अगर आपको कहा जाए अब जाड़े में कैसा पानी अच्छा लगेगा, सिंपल सी बात है थोड़ा सा गर्म अच्छा लगेगा। और मान लीजिए कि जाड़े और गर्मी के बीच का मौसम है तो गुनगुना ही तो अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के यही मछली के साथ भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी उन्हें नहीं सही लगेगा और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं सही लगेगा। जो गुनगुना होगा जहाँ दोनों आकर मिलेंगे वो मछलियों के लिए भी सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये बताया गया है कौन कौन सी जो जलधाराएं हैं वो ठंडी हैं वो गर्म है। जितनी भी नीली हैं दोस्तों, नीला तीर बना हुआ है वो दोस्तों ठंडी है, और जिसमें लाल तीर बना हुआ है वो गर्म धाराएं हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है और ये कैसे वर्क करती हैं, ठीक। कि जैसे अभी एक वर्ड आया था कि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से या उच्च अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, और वो सामान्यतः वर्ड क्यों आया था कि जो सामान्यतः गर्म जो जलधाराएं हैं वो भूमध्य सागर के आसपास, मतलब कि भूमध्य सागर के आसपास ही उत्पन्न होती हैं, है ना, चलती हैं। लेकिन ये सामान्यतः वर्ल्ड ही क्यों आया था,
क्या एकदम नहीं चलती हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं चलती हूँ कि कहीं ना चलती हूँ, मतलब समानता का मतलब यह है कि ज़्यादातर वहीं चलती है ना, और कुछ नहीं भी चलती होंगी तो वो क्यों नहीं चलती हैं, ये सब हम लोग आगे की क्लास में अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अभी दोस्तों ये क्लास 7 चल रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। जब गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहेरा वाला मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो हर एक स्टेटमेंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी में आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्षण क्या है दोस्तों, हम लोग समझ चुके हैं। वर्षण जो है दोस्तों, वर्षण में दोस्तों, वर्षण दोस्तों जो बारिश होती है, ठीक, बारिश हम लोग कह सकते हैं जो पृथ्वी पर बारिश होती है वो वर्षण वर्षण ग्रुप में होती है। और वर्षण में दोस्तों 3 चीज़ें आती हैं, एक तो होगी हिमवर्षा, एक संवहनीय वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बारिश होती है, बारिश और जो हिम वर्षा होता है, संवहनीय वर्षा होता है, ये सब वर्षण के रूप होते हैं। तो ये लोग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हमने सबसे पहले इसको कवर किया है। जल चक्र क्या है दोस्तों, तो हमने बात की है जल वाष्पीकृत होकर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, आसमान में जाता है। फिर वहाँ पर दोस्तों ठंडा होता है, जल की बूंदें पास आती हैं, भारी होती हैं, फिर वो पृथ्वी में वापस आ जाती है। मतलब कुल मिला के नदियों से, महासागरों से वाष्पीकृत होकर आसमान में जाना और फिर से वहाँ पर वापस आ जाना, यही सब जल चक्र कहलाता है। मतलब कुल मिला के जो जल चक्र है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। भूमि से आसमान, आसमान से नदी, फिर को नदी से फिर आसमान, फिर आसमान से चलते चलते वायु की मतलब कि पवन की गति के साथ चलते चलते को महासागर में चला जाए ना, फिर महासागर से महाद्वीप में, एक महाद्वीप से को दूसरे महाद्वीप में चला जाए, यही सब दोस्तों जल चक्र कहलाता है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 3-4 कारण थे। एक तो ज्वार भाटा हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई, है ना, और ये सब दोस्तों क्या है, ये सब कारण है किसके, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले, या हम लोग कह सकते हैं महासागर की जल की गति को प्रभावित करने वाले। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, वो हमने अभी समझ लिया है। ज्वार भाटा हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई, और जो पवन की गति है ये हो गई ना। ज्वार भाटा क्या है तथा कैसे उत्पन्न होते हैं, तो दोस्तों ज्वार जो है जब जो समुद्र जो है वो तट के बहुत बड़े हिस्से को आकर डुबो देता है ना, ऊंचा, मतलब कि जो ज्वार होता है वो ऊंचाई तक आता है जल, और जब ये जल पीछे चला जाता है तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं, ये भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ये दोस्तों गर्म होती हैं, ठंडी धाराएं होती हैं, है ना, जो कि समुद्र की गति के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। समुद्री जल नमकीन होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें लवणता जो है लगभग 35 ग्राम प्रति हज़ार में पाई जाती है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, और ये इसका जवाब आप लोग बिना पढ़े भी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि जो है इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदार कौन है, वो है मानव। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरीय वायुमंडल में स्थल के बीच चक्र लगाता है, जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा के निकट। और जो दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा था इसमें कि जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं वो किधर से किधर चलती हैं, तो ध्रुवों से दोस्तों, या दोस्तों उच्च अक्षांश कर दे, क्योंकि जो ध्रुव कहाँ उच्च अक्षांश के पास ही है, उच्च अक्षांश से भूमध्य सागर की ओर। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, यह कहलाता है दोस्तों ज्वार भाटा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ज्वार भाटा, ये देख लेते हैं। ज्वार भाटा दोस्तों क्या है, जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार, क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, ज्वार भाटा कहलाता है। अच्छा, जो कैस्पियन सागर है ये विशालतम झील है, ठीक, याद रखना है कौन सी है, विशालतम झील है, सबसे बड़ी झील है। सुनामी क्या होता है दोस्तों, तीव्र भूकंपी तरंगे। सुनामी किसे कहते हैं दोस्तों, तीव्र भूकंपी तरंगे को। महासागरीय धारा निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधारा, इनको क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। बाकी जल चक्र हमने समझ लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे रिसोर्स नहीं है जैसा कि हम आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पाएँ, लेकिन आप लोग बने रहना लास्ट तक। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टडी को काफ़ी आसान बना जाए, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाए। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इस चैनल में बने रहना है, क्योंकि इंटर तक पूरी जितने भी एनसीईआरटी हैं, चाहे ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, है ना, इकोनॉमी की भी हम लोग क्लास 9th से 12th तक अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 9th से 12th तक उसमें पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आपको बस लास्ट तक बने रहना है ना, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जिससे भी इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेट रहिए, और डिमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेशन आता है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वो
10-15 मिनट का होता है, घंटा 2 घंटे का होता है, उतने समय में आप लोग कुछ और कर लिया कीजिए, है ना। उसके सहारे आप लोग अपना 4-5 दिन या अपने जो दोस्तों डिसीजन है उसको ना बदला कीजिए, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।